साल 2013 की बात है। मिस यूनिवर्स कंपटीशन रूस में आयोजित किया जाना तय हुआ था। उस वक्त मिस यूनिवर्स कंपटीशन की ओनरशिप होती थी डोनाल्ड ट्रंप के पास। 1996 में उन्होंने पेजेंट खरीदा था। कंपनी ने तय किया कि नवंबर 2013 में मॉस्को में कंपटीशन रखा जाएगा और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए जाएंगे। 18 जून 2013 को उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स, जो उस समय ट्विटर हुआ करता था, उस पर यह पोस्ट लिखा। उसका हिंदी तर्जुमा क्या था हम बता देते हैं कि क्या पुतिन मॉस्को में होने वाले मिस यूनिवर्स कंपटीशन में शामिल होंगे? अगर हाँ, तो क्या वो मेरे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे? कट टू 7 जनवरी 2017, लगभग 4 साल बाद ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई। पहली बार दोनों नेता जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट में मिले थे। ये दुनिया के दो सबसे पावरफुल नेताओं की मुलाकात थी। कहा जाता है कि इस मुलाकात के बाद से दोनों नेताओं की दोस्ती और गहरी हुई, इतनी गहरी कि कोरोना काल में ट्रंप ने अपने दोस्त पुतिन के लिए स्पेशल कोरोना किट्स भी भेजी, फोन पर बात की, खैरो आफियत पूछी। ये दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की शुरुआत में भी दिख रही थी। यहां तक कि चुनावी कैंपेन में भी ट्रंप ने कहा कि रूस हमारा दुश्मन नहीं है, मैं राष्ट्रपति बना तो रूस से दोस्ती करूंगा। जनवरी 2025 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला दूसरी बार, तो ऐसा लगने लगा कि दोस्ती होगी। ट्रंप ने पुतिन से लगभग 1.5 घंटे फोन पर बात कर ली, यूक्रेन वॉर समाप्त करने की बात कर ली। लेकिन पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि इन्हीं दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बेस्ट फ्रेंड ये ट्रंप कहते हैं, पुतिन ने कभी नहीं कहा ट्रंप को बेस्ट फ्रेंड। कभी ट्रंप पुतिन को क्रेजी बुला देते हैं, तो कभी कहते हैं कि पुतिन आग के साथ खेलते हैं। दूसरी तरफ पुतिन भी कभी ट्रंप को इमोशनल बुला लेते हैं, तो कभी उनकी सरकार की तरफ से ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी जाती है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने रूस के खिलाफ जो टिप्पणियां की हैं उनका एक ही मतलब निकलता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझेंगे। मेदवेदेव की इस टिप्पणी के बाद कई देशों ने चिंता जताई, शांति की अपील की। आपको मालूम ही होगा कि टिप्पणी करने वाले दमित्री मेदवेदेव 2008 से 12 के बीच रूस के राष्ट्रपति थे, 12 से 20 तक प्रधानमंत्री, इसलिए इनके बयानों को उतने भी हल्के में नहीं ले सकते। वैसे रूस की तरफ से ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे टाइप के बयान आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मेदवेदेव कह रहे हैं तो बात उस पर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का पद है मेदवेदेव को, उन्हें पुतिन की मेहरबानी से मिला था। क्योंकि पुतिन टर्म लिमिट एक्सपायर होने के चलते लगातार पद पर नहीं रह सकते थे, तो पुतिन ने एक ऐसे नेता को चुना जो गद्दी पर खुद न बैठ जाए, खड़ाऊ रखे। मेदवेदेव ने यही किया, तो आप मानकर चल सकते हैं कि अगर मेदवेदेव बोल रहे हैं तो पुतिन के आशीर्वाद से ही बोल रहे होंगे। तो आज के शो में हम जानेंगे कि ट्रंप पुतिन के बीच जुबानी जंग छिड़ी क्यों हुई है, क्या यह जुबानी जंग असल लड़ाई में तब्दील हो सकती है, और इस जुबानी जंग से दोनों नेताओं की दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में सबसे पहले एक नजर ट्रंप और पुतिन की दोस्ती पर। हमने शुरुआत में आपको 2013 का ट्रंप का पोस्ट दिखाया था, जिसमें पुतिन से दोस्ती की वो इच्छा जता रहे हैं। ऐसी ही इच्छा कई बार जता चुके हैं। जब वो 2016 में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने एक सभा में कह दिया कि पुतिन जैसा कोई लीडर यूएस में भी नहीं। मार्च 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, तब भी ट्रंप ने पुतिन की आलोचना के बजाय तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की आलोचना की। कहा कि पुतिन हैज ईटन ओबामा's lunch, he has made him look like a fool। जब 2016 में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, तब फिर से उनसे क्रीमिया पर सवाल पूछा गया। जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे इस मसले पर और जानकारी लेनी पड़ेगी। पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कह दिया कि मैंने सुना है कि क्रीमिया के लोग रूस के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्रीमिया पर यूएस के आधिकारिक स्टैंड को नहीं बदला, जो कहता है कि क्रीमिया पर रूस का कब्जा अवैध है। लेकिन फिर उन्होंने आज तक क्रीमिया पर कब्जे की कड़ी आलोचना भी नहीं की है। वापस चलते हैं 2016 के चुनाव में। ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति तब बने थे। फरवरी 2017 में ट्रंप को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया फॉक्स न्यूज में। फॉक्स न्यूज अक्सर रिपब्लिकन पार्टी और खासकर ट्रंप के समर्थन में खबर दिखाता है ना। उसे अमेरिका में एक प्रो रिपब्लिकन चैनल के तौर पर देखा जाता है, इसलिए ट्रंप इंटरव्यू के लिए राजी भी हो गए। ट्रंप के सामने बैठे थे पत्रकार बिल ओ'राइली। दोनों के बीच विदेश नीति पर बातें हुई, लेकिन जिस एक सवाल ने सुर्खियां बटोरी वो जुड़ा था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। राइली से सवाल किया गया कि क्या पुतिन हत्यारे हैं। उनका इशारा पुतिन विरोधियों के गायब होने और पड़ोसी देशों में सेना उतारने की तरफ था।
अगर रूस और अमेरिका के रिश्ते के इतिहास पर नजर डालें तो जवाब का आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रंप सीधे तौर पर हाँ नहीं कहते, फिर भी पुतिन की तीखी आलोचना तो हो ही जाती। उम्मीद थी कि ट्रंप पुतिन को घेरेंगे या कुछ न कुछ खिलाफ बोलेंगे, उन्हें वैश्विक राजनीति में चल रही उथल पुथल के लिए जिम्मेदार ठहरा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप के जवाब ने बहुतों को हैरान किया। वो पुतिन के पक्ष में खड़े हुए, एक फेर में उन्होंने अपने देश को लपेटे में ले लिया। ट्रंप का जवाब क्या था, हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि यहां भी बहुत सारे हत्यारे हैं यूएस में। आपको क्या लगता है हमारा देश निर्दोष है? मुझे लगता है कि हमारे मुल्क ने भी काफी जानें ली हैं। आपको तो पता ही है, पूरी दुनिया में इस वक्त भी बहुत सारी मारकाट, बहुत सारी मूर्खताएं चल रही हैं। ट्रंप के जवाब ने हंगामा मचाया। अमेरिका की चली आ रही विदेश नीति के कतई उलट ये था। सवाल उठना लाजमी था, सो उठा भी। पूछा गया कि क्या ट्रंप रूस के उपकार का कर्ज चुका रहे हैं? अब रूस का ट्रंप पर कैसा उपकार है? दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि रूस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। दावा हुआ कि रूस ने ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाया, उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया। विपक्षी उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के ईमेल्स की हैकिंग भी रूसी हैकर्स ने की। पूरा तामझाम ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए किया जा रहा था। दावा यह भी था कि बहुत सारी बातें पुतिन को ये पता थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा था। 2019 में अमेरिकी वकील रॉबर्ट मूलर ने इन आरोपों की तफसील से जांच की। मूलर 2001 से 2013 तक एफबीआई के लिए काम कर चुके थे, इसलिए उनकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया। इस रिपोर्ट में सभी आरोप झूठे बता दिए गए। साल 2020 में अमेरिका में फिर से चुनाव हुए। ट्रंप ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार भी पुतिन पर इल्जाम लगे कि वो चुनाव में ट्रंप के लिए माहौल बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप ये चुनाव हार गए, जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए। लेकिन फिर आया कोरोना। अमेरिका समेत पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। अक्टूबर 2024 में अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की एक किताब आई। बॉब वुडवर्ड ये वही है जो बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन वाली जोड़ी है, जिन्होंने वाटरगेट स्कैंडल को एक्सपोज किया था। खैर, बॉब वुडवर्ड की एक किताब आई थी, उसका टाइटल था वॉर। इस किताब में दावा किया गया कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी पुतिन से संपर्क खत्म नहीं किया। वो रेगुलर उनसे फोन पर बात करते थे। किताब में जो दावा किया गया है उसके मुताबिक 2020 से 2024 तक ट्रंप ने कम से कम 7 बार पुतिन से फोन पर बात की थी। इसी किताब में यह दावा भी किया गया कि ट्रंप ने पुतिन के लिए कोविड टेस्ट किट भेजी थी, वो उनके पर्सनल इस्तेमाल के लिए थी। बाइडेन के दौर में ही पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। 24 फरवरी 2022 का दिन था। ट्रंप ने कहा कि पुतिन एक स्मार्ट लीडर हैं, वो अपने देशों पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह बाइडेन का फेलियर है, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। 2025 में ट्रंप फिर राष्ट्रपति बने। पुतिन ने उन्हें बधाई संदेश पहुंचाया, कहा कि ट्रंप एक बहादुर व्यक्ति हैं। उन्होंने ट्रंप पर गोली चलने की घटना का भी जिक्र किया। ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में चुनावी कैंपेन के दौरान गोली चली थी। एक गोली कान को छूकर निकल गई थी। इसके बाद उन्होंने मुट्ठी बांधकर फाइट फाइट कहा था 3 बार। इसकी भी पुतिन ने तारीफ की थी। राष्ट्रपति बनने के 1 महीने बाद ही ट्रंप ने पुतिन को फोन किया। 12 फरवरी को दोनों की बात हो गई। इसमें मिडिल ईस्ट में जारी क्राइसिस, खासतौर पर बशर अल असद का तख्ता पलट और गाजा वॉर पर चर्चा हुई। साथ ही एआई की बढ़ती उपयोगिता पर भी बात हुई। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध विराम की बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। फिर 18 मार्च को ट्रंप और पुतिन ने लगभग 2.5 घंटे फोन पर बात की। इसमें पुतिन ने ट्रंप का एक अस्थायी युद्ध विराम प्लान कबूल कर लिया, उस पर सहमति जताई। लेकिन यह युद्ध विराम किसी काम का नहीं था। इसमें सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले न करने की बात कही गई थी। बाकी सभी तरह के हमले तो रूस कर ही रहा था। इसके बाद 19 मई की तारीख आती है। इसी साल में 2025 दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। इस बातचीत को भी मीडिया में बहुत सार्थक बता दिया गया, लेकिन युद्ध विराम पर कोई बात नहीं बन पाई। 25 मई को रूस के कमांडर्स ने दावा किया कि यूक्रेन ने पुतिन को जान से मारने की कोशिश की। उनके हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि रूस ने इन ड्रोन्स को मार गिराया, दावा था। इस कथित हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया। 26 मई को रूसी हमले में 13 लोगों की जान चली गई थी। तब से ट्रंप और पुतिन के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हमने जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार से संपर्क किया। पूछा कि दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती बताई जाती है, पर पिछले 1 हफ्ते में अचानक दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए? इसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पुतिन का जो निराशा है, जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है, वो उसका प्रमुख कारण है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुतिन उनकी बात मान लेंगे क्योंकि वो उनके मित्र हैं, क्योंकि वो पुतिन की ज़्यादातर बातों को वो मान लिए थे, ज़्यादातर जिसमें कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, जो क्राइमिया इत्यादि का इलाका है, वो रूस के पास ही रहेगा। तो इन सारी बातों को मान लिया था, तो उनकी उनकी उम्मीदें थी ट्रंप की कि शायद पुतिन सीज़ फायर के लिए तैयार हो जाएँगे। लेकिन क्या हुआ पिछले हफ्ते कि सीज़ फायर की बात तो छोड़ें,
यूक्रेन ने भी मॉस्को पे हमला किया ड्रोन के माध्यम से, और उसके बाद बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल के माध्यम से रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, जिसमें कि कीव पे भी हमले हुए हैं और बहुत सारे सिविलियंस की जानें भी गई हैं। तो इस कारण से ट्रंप को कहीं न कहीं लग रहा है कि जो उनकी उम्मीदें थी उसको उस पे वो उनके हिसाब से नहीं हो रही घटनाएँ वहाँ पे, और चूँकि अटैक बढ़ता जा रहा है और जो विटकॉफ और जो कीथ केलॉग इत्यादि जो वहाँ पे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी किस बात पे एग्रीमेंट होगी, कहाँ तक एग्रीमेंट होगी, इन सारे पे कोई अभी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इस्तांबुल पे आप जानते हैं कि एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उन वो मीटिंग भी काफ़ी लो लेवल की मीटिंग थी, क्योंकि उसमें रूस ने अपने इम्पोर्टेंट जो डेलीगेट्स हैं उसको नहीं भेजा था। तो और उसके बाद यूक्रेन चाहता है कि 1 महीने का कम से कम सीज़फायर रूस वहाँ पे घोषणा करे, और रूस इसको करने के लिए तैयार नहीं है। रूस का कहना है कि जब तक कोर इश्यूज़ पे बातचीत नहीं होगी, जब तक कोर इश्यू पे वो एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक वो सीज़फायर की घोषणा नहीं करेंगे। कोर इश्यू रूस के लिए क्या है? कोर इश्यू जो है रूस के लिए, पहला तो यह है कि यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं मिले। दूसरा कि जो सहायता मिल रहे हैं यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से, वो बंद हो जाए, नाटो की मेंबरशिप नहीं मिले, और जो कब्जे वाले क्षेत्र हैं, वो भी रूस के पास रहें। तो ये सारे कोर इश्यूज़ हैं रूस के दृष्टिकोण से, अगर मैं बात करूँ तो इन पे चूँकि कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा, इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है और बयानबाज़ी दोनों तरफ से हो रही है। ट्रम्प कभी पुतिन को क्रेजी कह रहे हैं तो कभी ये भी कह रहे हैं कि वो आग से खेल रहे हैं। वहीं रूस तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे रहा है। क्या ये जुबानी जंग और आगे बढ़ सकती है, लड़ाई में भी तब्दील हो सकती है? देखिए, अभी स्थिति नाज़ुक है वहाँ पे, और स्थिति काफ़ी खराब होती जा रही है। क्योंकि पहला तो यह कि ट्रंप कभी भी इस ढंग से पुतिन के विरोध में बयान नहीं देते थे। ट्रंप ने जो बयान दिया है उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया उसमें एक क्रेज़ी शब्द होता है। क्रेज़ी का शब्द जिसको आपकी हिंदी में अगर करें तो सनकी बोला जा सकता है। कुछ लोग पागलपन भी बोल सकते हैं। तो वैसे में जो ये स्टेटमेंट आया था ट्रंप की तरफ से, तो रूस में काफ़ी खलबली मच गई। रूस को लग रहा है कि अमेरिका कहीं न कहीं अपनी नीति को बदल रहा है। ट्रंप शायद अपनी पॉलिसीज़ है उसको बदल भी सकते हैं। तो उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मेदवेदेव, जो कि रूस के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं उस 2008 से 12 के बीच में। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। हालाँकि वो इस ढंग का स्टेटमेंट पहले भी दे चुके हैं, वो न्यूक्लियर वॉर की बात करते रहते हैं, वो वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते रहते हैं। तो उनका जो भी स्टेटमेंट आया कि एक एक तरह से काउंटर करने के लिए, जो ट्रंप का स्टेटमेंट था कि ट्रंप ने बोला कि पुतिन इज़ प्लेइंग विथ फायर, मतलब आग से खेल रहे हैं पुतिन। तो उसी के जवाब में बोला मेदवेदेव ने कि यह आग उनका एक ही मतलब है कि अभी जो स्थिति बन रही है उसमें वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन ना पैदा हो जाए, और उसी की बात वो मेदवेदेव कर रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल होना चाहता है। यह ज़रूर है कि अमेरिका उसको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूँकि शर्तें दोनों दोनों देश यूक्रेन और रूस दोनों नहीं मान रहे, तो ऐसे में यह हो सकता है कि अमेरिका इससे विथड्रॉ कर ले। मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप इसमें डायरेक्टली कोई शामिल होने की अमेरिका की कोई संभावना है। यह ज़रूर है कि कुछ रिपब्लिकन अभी अमेरिका पे सैंक्शन लगाने की बात करते हैं, जैसे ग्राहम हैं जो कि कैरोलिना के रिपब्लिकन लीडर हैं और ट्रंप के काफ़ी करीब माने जाते हैं। तो कुछ सैंक्शंस की बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा अभी के समय। प्रोफेसर सागर ने ये भी पूछा कि यूक्रेन में अब तक युद्ध विराम हो क्यों नहीं पाया, बात अटक कहाँ रही है, कौन अटका रहा है? बात जो दोनों देशों के बीच में एक तरह से जो अविश्वास पैदा हो गया है, और दोनों तरफ से जो अविश्वास पैदा है, वो वह एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दोनों लीडर एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, दोनों जो देश हैं एक दूसरे के लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन की बात कर रहा हूँ। और सीज़ फायर में सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो यूरोप का जो पोजीशन है, यूरोप अभी भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल भी और मिलिट्री सहायता इत्यादि भी दे रहा है। और अभी जो ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो जर्मनी की यात्रा करने वाले हैं। जो जर्मनी की यात्रा में जो अभी मर्ज वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, वो उनके दरमियान ये पहली यात्रा होगी, और जर्मनी पूरी तरह से अभी यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो मुख्य उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनकी उनकी शर्तें अलग-अलग हैं। यूरोप नहीं चाहता है कि यूक्रेन उन शर्तों को मान जाए जो कि पुतिन डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि मेंबरशिप नहीं मिलना नाटो का, या फिर जो कब्जा वाला क्षेत्र है वो रूस के पास ही रहे, इत्यादि। वह यूरोप मानने के लिए तैयार नहीं है। और रूस इसलिए सीज़फायर को नहीं मान रहा है, क्योंकि रूस बोल रहा है कि जब तक इन शर्तों पे जो उसके उनकी जो रूस की मुख्य शर्तें हैं, नाटो मेंबरशिप को लेके, या फिर जो कब्जे वाले क्षेत्र है उसको लेके, या यूरोपियन मदद इत्यादि को लेके, जब तक इन बातों पे एग्रीमेंट समझौता
समझौता नहीं होता है तब तक रूस वहाँ पे सीज़फायर नहीं करेगा। यूक्रेन बोल रहा है कि 1 महीने का सीज़फायर करते हैं, लेकिन रूस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अलग-अलग मुंडे-मुंडे मति भिन्ना वाली बात हो गई है। सारे लोगों की डिमांड्स अलग-अलग हैं और उसी कारण से कोई समझौता इन देशों के बीच में नहीं हो पा रही। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती या नॉट दोस्ती का चैप्टर यहीं तक। अब आपको कुछ बोनस अपडेट्स देते चलें, फिर घर जाएंगे। लेकिन घर जाने से पहले तो अपडेट्स देने हैं ना। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली फ्री में देने की पेशकश की है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर कनाडा को डिफेंस सिस्टम फ्री चाहिए तो उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनना होगा। ट्रंप ऐसे बयान देते रहते हैं, हमारी भी मजबूरी आपको बताना। दूसरा अपडेट जर्मनी से है। जर्मनी ने गजा में इजराइल के हमलों की निंदा की है और कहा है कि अगर उसने हमले बंद नहीं किए तो इजराइल को दी जाने वाली मिलिट्री हेल्प बंद कर दी जाएगी। जर्मनी कई तरह के हथियार इजराइल को बेचता ही है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने कहा कि गजा में खाने पीने और दवा की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। इसके पहले ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने भी इजराइल पर प्रतिबंध की धमकी दी थी। ये धमकी देते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलते आपको शौकत थानवी का एक शेर याद दिला जाते हैं जो हम आपको पहले भी कई बार राजदूत में बता चुके हैं। कमजोर हो मुकाबिल तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज हो सरकार तो औलाद है मोमिन। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही मोमिन है। जब मुकाबिल या कॉम्पिटिटर कमजोर होता है तो ट्रूथ सोशल पर लिख कर क्रेडिट लेते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फलाना ढिकाना। लेकिन जब उनके सामने शी जिनपिंग होते हैं, व्लादिमीर पुतिन होते हैं या बेंजामिन नेतन्याहू जैसा कोई नेता होता है, ट्रंप की घिग्गी बन जाती है। हुआ करते रहते हैं, लेकिन सामने वाला वही करता है जो उसे करना होता है। नेतन्याहू गजा में जंग बंद होने नहीं दे रहे हैं, ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अकेले से उनको हमास से डील करनी पड़ रही है। जिनपिंग टैरिफ में डाल पात चल रहे हैं और पुतिन यूक्रेन में उनके धीरज की परीक्षा ले रहे हैं। जिन 3 नेताओं का हमने जिक्र किया वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों राजनीति में अपने घाक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप इनसे अपनी एक बात नहीं मनवा पाए हैं अभी तक। तो ये देखना होगा कि लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड इस एम्बैरेसमेंट से बाहर कैसे आते हैं और आते हैं या नहीं। आज का राजदूत लिखा था साजिद ने और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।